साथियों, आज हम अपने प्राकृतिक चिकित्सा के नेक्स्ट एपिसोड में प्राकृतिक चिकित्सा के इतिहास के बारे में बात करेंगे। इसका क्या इतिहास है, हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले जड़ी बूटियां चिकित्सा के लिए प्रयोग में लाई गईं, फिर उनसे तरह तरह की औषधियां बनने लगीं। विश्व में सबसे पहले औषधीय तथा शल्य चिकित्सा कार्य भारत में ही हुआ। 1808 में प्रकाशित एक बुक हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन एमंग एशियाटिक्स में वॉइस ने लिखा है, आयुर्वेद औषधियों का प्रचार कार्य धार्मिक उपदेशों के साथ साथ सबसे पहले भारत में प्रारंभ हुआ। जिस तरह धार्मिक उपदेशों का कार्य भारत में प्रारंभ हुआ, उसी समय इसका प्राकृतिक चिकित्सा का कार्य भी प्रारंभ हुआ। इसके अलावा भारत के अलावा मिस्र, चीन, रोम, अरब, ग्रीस, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी इत्यादि देशों में प्राकृतिक चिकित्सा प्रयोग की जाती रही है तथा आज भी वहाँ इस पद्धति का प्रचलन है। भारत में प्राकृतिक चिकित्सा रोगों को दूर करने का एक अति प्राचीन विज्ञान और जीने की एक कला है। ये कला भी है और एक विज्ञान भी है, बहुत पुराना विज्ञान है। यह विज्ञान इतना ही पुराना है जितना मानव जीवन पुराना है। प्रकृति के तत्व जिनसे जीवन की उत्पत्ति होती है, सदैव वही तत्व रोगों को दूर करने में भी सहायक रहे हैं। वेद काल के वेदों तथा अन्य प्राचीन ग्रंथों में इसके संदर्भ मिलते हैं। वेदों में कहा गया है कि जल ही जीवन है, जल ही औषधि है, जल रोगों को दूर करता है। वेद काल के बाद पुराण काल में प्राकृतिक चिकित्सा का उपयोग रोगों को दूर करने तथा मानव स्वास्थ्य को स्वस्थ रहने के लिए किया जाता था। रामायण में प्रसंग आता है कि राजा दिलीप, जो सूर्यकुल के एक राजा थे, उनके दुग्ध कलप एवं फल सेवन द्वारा मां के गर्भ से पैदा हुए थे। रामायण में एक अन्य प्रसंग आता है, लक्ष्मण जी को जब मेघनाथ का शक्तिबाण लगा और वो मूर्छित हो गए, तब उनकी चिकित्सा भी प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से सुसेन वैद्य ने संजीवनी बूटी मंगाकर हनुमान जी से उनकी चिकित्सा की थी। तो ये चिकित्सा पद्धति के ये प्रमाण हैं कि ये कितनी कारगर है और हमारे लिए कितनी लाभदायक है और पुरानी पद्धति है। लेकिन आज विडंबना है, लोग इस पर विश्वास नहीं करते। लोग विश्वास तो जब करें जब इसके बारे में जानकारी हो, इसका ज्ञान हो। तो यही मैं इसी उद्देश्य से अपने इस चैनल के माध्यम से इस पर कार्य कर रहा हूं और मैं सभी लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। एक पद्धति है जो प्राकृतिक चिकित्सा की उपवास चिकित्सा, जो भारत में बहुत प्राचीन पद्धति है। आज भी हम उपवास रखते हैं, विभिन्न व्रत त्योहारों पर हम उपवास करते हैं। इसका वैज्ञानिक आधार, इसका साइंटिफिक रीजन यही है कि इसको प्राकृतिक चिकित्सा के लिए किया जाता है, लेकिन उसको हमने अपनी आस्था से, अपने धर्म से, उपासना पद्धति से जोड़ दिया, जिससे जिनको ज्ञान भी नहीं है वो इसको आसानी से करें और अपने स्वास्थ्य को भली प्रकार लाभ पहुंचा सकें। आज भी प्रयोग में उपवास प्रक्रिया आज भी प्रयोग में लाई जाती है। उपवास का उद्देश्य भी प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित ही है। भारत में प्राचीन काल से ही तीर्थ स्थानों पर घूमने का प्रचलन रहा है। नदी तट पर आश्रमों में रहना, विभिन्न ऋषि मुनि नदी तटों पर आश्रमों में रहा करते थे, उपवास रखते थे, सादा भोजन करते थे, पेड़ पौधों की पूजा करते थे, सूर्य, अग्नि तथा जल की पूजा करते थे। इस तरह के कर्म के अंग माने जाते रहे हैं, क्योंकि हमारी जो पेड़ पौधे हैं, औषधियां हमें उन्हीं से मिलती हैं। तो हमने पहले ही ये व्यवस्था बना ली थी कि आज हम उनका संरक्षण करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उनसे उनकी पूजा करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, उनको बड़ा करेंगे, उनकी देखरेख करेंगे। तो ये हमें हमारी औषधियों में, प्राकृतिक चिकित्सा में काम आएंगे। इसलिए इन चीज़ों को भी, इन कर्मों को भी हमें हमारे धर्म और आस्था से जोड़ दिया गया था। पीपल के पेड़ की, वट वृक्ष की आज हम पूजा करते हैं, ये भी उसी का एक उदाहरण है। इसी तरह हमारे ऋषि मुनि जंगलों में रहकर, आश्रमों में रहकर सूर्य उपासना करते थे। सूर्य को अर्घ दिया जाता है, सूर्य को जो जल दिया जाता है, वो भी प्राकृतिक चिकित्सा का ही एक सिद्धांत है
क्योंकि जब हम सूर्य को जल देते हैं प्रातःकाल, तो जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज है वो हमारे पानी के अंदर, जल के अंदर छनकर फिल्टर होके हमारे शरीर तक पहुंचती हैं और उनका हमें बहुत विशेष लाभ मिलता है। तो ये हमारी जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, जो उपासना पद्धतियां हैं, इनको, ये सब हमारी प्राप्त चिकित्सा से संबंधित हैं, वहीं से इनका जन्म हुआ है। यदि हम इन सभी कर्मों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए, हम इन पर सोच विचार किया जाए, तो आप भली प्रकार अच्छी तरह समझ सकते हैं कि यह सभी जो हमारे उपासना कर्म हैं, हमारे प्रकृति के से जुड़े रहने के जितने कर्म हैं, जो प्राकृतिक चिकित्सा के आधारभूत सिद्धांतों पर ही आधारित हैं, उसी से संबंधित हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इन सभी कर्मों का वैज्ञानिक आधार भी प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित रहा है, वहीं से लिया गया है। वेदों तथा अन्य प्राचीन ग्रंथों में इसके संदर्भ मिलते हैं। जल तथा वायु चिकित्सा संबंधी अनेक ऋचाएं वेदों में मिलती हैं। वेदों का आप अध्ययन करेंगे तो अनेक ऋचाएं ऐसी हैं जिसमें जल तथा वायु तथा मिट्टी, अग्नि, इन सभी का महत्व बताया गया है। ऋग्वेद में कहा गया है, वायु हमारे हृदय में शांति पैदा करती है, वह सुख देने वाली होकर हमारे पास बहती रहे, वह हमारी आयु को दीर्घायु करे। तो ये निश्चित रूप से हम इन चीजों पर ध्यान देंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे और दीर्घायु भी रहेंगे। महावग्ग बौद्ध ग्रंथ में भी प्राकृतिक चिकित्सा का उल्लेख मिलता है। भगवान बुद्ध ने सलाह दी है कि विषनाश करने के लिए चिकनी मिट्टी, गोबर, मूत्र तथा राख का प्रयोग किया जाता है। ये भी एक चिकित्सा पद्धति है। आप अगर ध्यान करेंगे या आपने देखा होगा कि पिछले समय में यदि किसी को विष चढ़ जाता था सर्प काटने से या किसी विषैले जीव जंतु के काटने से, तो चिकनी मिट्टी, गोबर या मूत्र या राख से उसकी चिकित्सा की जाती थी और लोग सही हो जाया करते थे। इसी तरह आगे आने वाले समय में सिंधु घाटी की सभ्यता मोहनजोदड़ो में पाए गए बृहद और सर्वसुलभ स्नानागार, जिसमें गर्म ठंडे पानी दोनों ही प्रकार के स्नान का प्रबंध था, वो वहां भी हमें इसका प्रमाण मिलता है। चरक संहिता में प्राकृतिक चिकित्सा का वर्णन मिलता है। प्राकृतिक चिकित्सा के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद की स्थापना की है, जो प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर कार्य करती है। उसमें बहुत से वैज्ञानिक हैं, प्राकृतिक चिकित्सक हैं, जो हमारी इस चिकित्सा पद्धति पर शोध या रिसर्च करते हैं और समाज तक उसका लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। प्राकृतिक चिकित्सा को आगे बढ़ाने में एक चैलेंज सबसे जो बड़ा आता है, वो जो मैंने पहला भी एपिसोड में बताया, ज्ञान की कमी है। प्राकृतिक चिकित्सा करना तो बहुत से लोग चाहते हैं, लेकिन वो कैसे करें, उसकी नॉलेज नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है। तो इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अपने चैनल के माध्यम से इस पद्धति को जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं और इनकी मूल जो विशेषताएं हैं, सिद्धांत हैं, उन पर पहले मैं चर्चा कर रहा हूं। आगे हम बढ़ते रहेंगे और इनकी चर्चा जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसका सबसे दूसरा, एलोपैथी चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा का विरोध करती है। ये भी एक इसके आगे बढ़ने में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज एलोपैथी का हर जगह बोलबाला है। एलोपैथी चिकित्सक, आधुनिक चिकित्सक, शासन प्रशासन, उनका वर्चस्व है सभी संस्थानों में, अच्छी अच्छी जगहों पर वो बैठे हुए हैं। बहुत बड़ी एक लॉबी है जो इस पर कार्य करती है, वो प्राकृतिक चिकित्सा को आगे बढ़ने में रोड़ा अटकाती है। वो भी एक हमारा ये भी बहुत बड़ा कारण है। साथ ही प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित उच्च शिक्षा का अभाव भी है। फिर यहाँ भी वही बात आ जाती है, ज्ञान की कमी। यदि उच्च शिक्षा इसमें हमें मिलने लगेगी तो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर समाज को इसका लाभ पहुंचाएंगे और हमारे रोग ठीक होने लगेंगे, स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा। प्राकृतिक मनोचिकित्सकों की कमी भी प्राकृतिक चिकित्सा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत सी पद्धतियां हैं जो रोगों को दूर करती हैं, लेकिन मनोरोगों के लिए इसमें समय लगता है और उच्च शिक्षा अगर मनोरोगों के लिए इसमें होगी तो ये हमें विशेष रूप से इसका फायदा मिलेगा। और जो ऋषि मुनि पुराने टाइम में आश्रम में रहते थे, उन्हें भी सारी बीमारियां हुआ करती थी, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा के सहारे
अपनी मनोचिकित्सा भी कर लिया करते थे, विभिन्न रोगों की चिकित्सा कर लिया करते थे। प्राचीन काल में तथा आज भी आश्रमों में ऋषि महात्मा तथा अनेक समाज कल्याणकर्ता इसी चिकित्सा पद्धति पर खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं और समाज के बीच में पहुंचाने का कार्य करते हैं। उनके प्रति जिन लोगों में श्रद्धा है, विश्वास है, वो उनकी बातों को मानते हैं, सुनते हैं और उस पर चलने का प्रयास करते हैं। उनके द्वारा बताए हुए सिद्धांतों पर विश्वास करने से हमें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा अगर हम इसको उनके बताए हुए सिद्धांतों पर, उनकी चिकित्सा पद्धतियों पर विश्वास करें। तो प्राचीन काल में तो एक बहुत बड़ा वर्ग उनके ऊपर विश्वास किया करता था, लेकिन आज चूंकि लोग उनके संपर्क में नहीं आ पाते, उनसे उनके ऊपर विश्वास नहीं रहा है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति ने हमारे ऊपर ऐसा, हमारे माइंड के ऊपर जादू किया है कि हम पुरानी पद्धतियों पर विश्वास नहीं करते और उनसे हम लाभ नहीं लेना चाहते। आधुनिक विज्ञान ने भी अब यह सिद्ध कर दिया है, मान लिया है कि अधिकतर रोगों का कारण मनोविज्ञान है। मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद, स्ट्रेस के कारण विभिन्न शारीरिक रोग हो जाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा को यदि एक मिशन के रूप में लिया जाए, भारतवर्ष में मनुष्य स्वास्थ्य को एक नई दिशा दी जा सकती है, जो कम खर्चीली तथा प्रतिदिन की दिनचर्या को सुधार कर उपयोग में लाई जा सकती है। इसके लिए हमें अलग से कोई प्रयास और पैसा खर्च करने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। प्राकृतिक चिकित्सा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। प्राकृतिक चिकित्सा के विभिन्न पहलू हैं, जैसे हम अपने शरीर की शुद्धि रखें, तेल मालिश करें, नाखूनों को समय पर काट लें, पैरों की सफाई रखें, आँख, कान, नाक की सफाई रखें, अपने उदर, पेट की सफाई रखें, आंतों की सफाई रखें। अपनी जो व्यस्त दिनचर्या है या आधुनिक दिनचर्या है, इसमें थोड़ा सा बदलाव कर लें तो हमें प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ अनायासी या बगैर किसी प्रयास के ही मिल जाता है। स्वच्छ वायु में सांस लेना, जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, गहरी सांस लेना, निरंतर प्रतिदिन योग एवं व्यायाम करना, पर्याप्त निद्रा लेना, समय पर विश्राम, उचित तथा नियंत्रित भोजन, समय पर सूर्य का प्रकाश लेना, धूप का सेवन करना, जो हम पहले भी अपने एपिसोड में बता चुके हैं। ये सब विधियां, ये छोटी चीजें हैं, इनको हम सब जानते भी हैं, लेकिन इनका महत्व नहीं समझते कि हमें करना है, किस तरह करनी है, प्रतिदिन करनी है। यदि हम इन सभी चीजों पर चलेंगे, प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांतों पर, तो आप निश्चित मानिए आगे आने वाला हमारा सभी का भविष्य, हमारे देश का भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा और स्वास्थ्य की दृष्टि से हम अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रख पाएंगे, बीमारियों से हम निजात ले पाएंगे, बीमारी हमारे जीवनचर्या से अलग हो जाएगी, दूर हो जाएगी, जिसके लिए हमें कुछ ज़्यादा प्रयास नहीं करने, अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना है, भोजन व्यवस्था में बदलाव लाना है और हमें प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों के ऊपर विश्वास करना है। आज के वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। मेरा एक बार पुनः सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर कर मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें, जिससे सभी लोग प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ उठाकर अपने भारतवर्ष को स्वर्णिम बना सकें, अपने भविष्य को स्वर्णिम बना सकें। थैंक यू वेरी मच।